तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। क्वेश्चन नंबर 23 है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 120 एंड 144 बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 2। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है आपको 120 और 144 का। पहले बेसिक से देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 है ये। 120 एंड 144 का आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। हाँ, देखो पहली चीज तो ये कि हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करके इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं, बट ये तो खैर आपके लिए बेसिक है, आपको आता ही होगा। वैसे बहुत इजी है इसका। आपने यहाँ पर दो लाइन ड्रॉ करके 144 एंड 120 का एलसीएम और एलसीएम फाइंड कर देना है। एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं ये देखिए। 120 और 144 का डिफरेंस निकालिए। व्हाट इज 24। 24 का फैक्टर या 24 खुद इसका एचसीएफ हो सकता है। आप देखो 24 से क्या 120 डिवाइड होता है? यस, 5 टाइम्स डिवाइड होता है। और अगर ये होता है तो इसको आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज कि इसमें 24 ऐड करके 144 आ रहा है, तो खुद में 24 खुद को ऐड डिवाइड करता है और 120 खुद भी डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स कि 144 भी डिवाइड होगा, लेकिन 6 टाइम्स। देखिए 120 5 टाइम्स डिवाइड होता है और 24 अपने आप को 1 टाइम डिवाइड करता है, यानी कि 124 देखो यहाँ पे समझाता हूँ। 120 प्लस 24, 144 को मैं लिख सकता हूँ ना इस तरह से। 125 टाइम्स और 24 1 टाइम डिवाइड हो रहा है, यानी टोटल 6 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, तो 144 डिवाइड होगा। आपको इन दोनों में किसी एक को ही चेक करना होता है कि डिवाइड हो रहा है नहीं। अगर एक हो रहा है तो दूसरा हो रहा होगा। अब बाय द वे 24 इसमें डिवाइड नहीं कर रहा होता, इसको तो हम 24 के फैक्टर्स करते हैं। जो फैक्टर जो लार्जेस्ट फैक्टर इसको डिवाइड करता है दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारा एचसीएफ तो हो गया 24। एलसीएम क्या होगा ऑप्शन के हिसाब से कर लेते हैं, एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है आपको। एलसीएम एचसीएफ 24 जो है वो बी और सी में है। बी में देखिए क्या है 720 24 और सी में 640 एंड 24। अब आप देखिए एलसीएम तो इन दोनों नंबर से डिवाइड होंगे, बिकॉज एलसीएम जिन नंबर्स का होता है वो नंबर्स एलसीएम को कंप्लीट डिवाइड करते हैं, यानी 120 और 144 से एलसीएम डिवाइड होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से 720 और 640 इनका एलसीएम है। क्या 640 120 से डिवाइड होगा? चेक कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 12 से डिवाइड करें 64 को, नहीं होता। ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये हमारा आंसर चेक करने की जरूरत है, ये हमारा आंसर होगा 100%। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। HCF of two numbers is 2 and their product is 120। HCF जो है वो 2 है, ओके, वो 2 दे रखा है आपको, और उसका प्रोडक्ट यानी N1 और N2 की वैल्यू आपको दे रखी है 120। आपको फॉर्मूला तो पता ही है, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है नंबर 1 इंटू नंबर 2। ये फॉर्मूला होता है। अच्छा क्यों होता है? ये भी तो एक क्वेश्चन होना चाहिए कि ऐसा इन दो नंबर्स में ही क्यों होता है, 3 या 4 नंबर्स में ऐसा क्यों नहीं होता। फिलहाल मैं ये बताने की कोशिश करता हूं आपको कि 2 नंबर्स में क्यों नहीं होता। 3 और 4 नंबर्स के बारे में बाद में देखेंगे। हमारा एमसीक्यूज करना सबसे ज्यादा फोकस वाला टॉपिक है, तो वही देखना है हमको। सपोज करिए कि N1 जो है वो AB है, AH सॉरी, और जो N2 है वो है BH। ओके, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स कॉमन फैक्टर, ये H कॉमन फैक्टर है, एंड LCM क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर AB। अब देखो ये H क्या था? HCF था ना, यानी HCF इंटू AB हम कह सकते हैं इसको, है ना। अब आप देखिए कि एलसीएम के अंदर HCF 100% होता है, हमेशा ही होता है। और दो और भी चीजें होती हैं, 2 नंबर्स और भी होंगे। कौन से? 2 को प्राइम नंबर्स होंगे। यहाँ A और B को प्राइम नंबर्स है। अब इनका यूज मैं बहुत तेजी से करूंगा, देखना आप कैसे करता हूँ। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसने बोला कि सॉरी, इसका जो फॉर्मूला देख लेते हैं। तो नंबर 1 और नंबर 2 का जो प्रोडक्ट देखते हैं अगर हम, तो नंबर 1 एंड नंबर 2 इक्वल टू AH इंटू BH इक्वल टू ABH स्क्वायर, एंड एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट निकाले हम अगर, तो क्या आएगा देखते हैं। एलसीएम है हमारा ये, सॉरी ये HAB इंटू एचसीएफ क्या है H इक्वल टू ABH स्क्वायर। H को एक्सपेरिमेंट लाएंगे H स्क्वायर AB। हाँ देखो आप दोनों सेम है, ABH स्क्वायर ABH स्क्वायर दोनों सेम है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो नंबर 1 और नंबर 2 का प्रोडक्ट है वो एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल है। इस तरह से ये फॉर्मूला बना है, ये वाला फॉर्मूला इस तरह से बना है। अब इसका हम यूज करके सॉल्व कर लेंगे। सीधी सी बात है, एचसीएफ के डिवाइड में जाएगा, 120 डिवाइड करेगा और हमारा वैल्यू 60 आ जाएगा। मैं फिर भी सॉल्व कर दे रहा हूँ, जो बच्चे वीक हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एचसीएफ हमारा क्या है 2 इंटू एलसीएम इक्वल टू नंबर 1 एंड नंबर 2 का जो प्रोडक्ट आपको दे रखा है वो क्या है 120। तो यहाँ पर 120 कर दीजिए, 2 से डिवाइड करिए इसको, एलसीएम इक्वल टू 60। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझाने के लिए मुझे टाइम देना पड़ रहा है, नहीं तो इन सब क्वेश्चन में तो कुछ रखा ही नहीं है। 2 से डिवाइड करो 120 को, सीधा 60 आंसर है। बट अगर मैं डायरेक्टली बता देता हूं तो आपके समझ में कम आएगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आगे के क्वेश्चंस में हमें कम टाइम लगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं।
25 इज इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज 13। HCF जो है वो 13 आपको दे रखा है, ठीक है। LCM ऑफ whatever, LCM देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको 45 इंटू ए। मैंने अभी बताया था आपको कि LCM के अंदर एक HCF होता है, यानी इस LCM के अंदर 13 होना चाहिए। क्या 45 के टेबल में 13 आता है या 13 के टेबल में 45 आता है? नहीं आता। आप देख पा रहे हो इसका अंदर 13 नहीं है, इसका मतलब ए की वैल्यू ही 13 हो जाएगी। हमारा आंसर 13 है, ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना फास्ट हुआ। अगर मैंने ये चीज नहीं की होती तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है इसको आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता। एलसीएम निकाल के भी आप कर सकते हो, वो अपनी बात। एलसीएम निकालो, 45 से एलसीएम को डिवाइड कर दो, 13 आपका आंसर आ जाएगा। बट इतना लॉन्ग मेथड करने की जरूरत नहीं है, आपने वहां पर टाइम बचाना है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इज ए कॉमा बी, एचसीएफ दे रखा है आपको 12, फिर से उसका प्रोडक्ट दिया है 1800। देखो जैसे यहाँ पर एचसीएफ दिया था और इन दोनों प्रोडक्ट दिया था आपको 120, तो आपने क्या किया 2 से 120 को डिवाइड कर दिया। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो 1800 दे रखा है और एचसीएफ आपको 12 दिया है। 1800 को आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, 150 इसका आंसर है, 150 ऑप्शन नंबर सी। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसके लिए आंसर कैसे किया। एक्चुअली मुझे कुछ नंबर्स के प्रोडक्ट याद है, जैसे 12 एंड 15 का जो प्रोडक्ट होता है वो 180 होता है, ये मुझे याद है, इसलिए मैंने इसके लिए आंसर कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एचसीएफ जो है वो एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। एचसीएफ क्या है? 9 है, और दो नंबर हैं आपके N1 N2। मैं दोनों प्रोडक्ट की तरीके लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इक्वल टू 306 इंटू 657। फिर से वही फॉर्मूला लगाना है आपको, एचसीएफ से डिवाइड कर दीजिए, एलसीएम मिल जाएगा, है ना। तो एचसीएफ इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2 डिवाइड बाय एचसीएफ डिवाइड बाय एचसीएफ, ये हो जाएगा आपका 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। ये अब आप यहाँ पर ऑप्शन से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बट मैं यही कहूंगा क्योंकि देखो यहाँ पर ना मैं 9 से डिवाइड करता हूँ, ये ऊपर देखो 6 + 3 9 है, डिजिट सम की बात कर रहा हूँ। अच्छा डिजिट सम बहुत से बच्चों को नहीं भी आता होगा, चलो ये हम किसी और टॉपिक में डिजिट सम के बारे में बात कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको फिलहाल मैं डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। शुरू करते हैं, 9 × 3 = 27, 3 36, 9 4 36। अब आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे और वैल्यू फाइंड करनी है। तो 657 इंटू 34, 6 7 4 = 28, 8 2 कैरी, 5 2 = 20 + 2 22, 2 कैरी, 6 4 = 24 + 2 26 इंटू 7 3 = 21, 1 2 कैरी, 7 3 5 3 = 15 + 2 17। आगे डिवाइड मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं दिखाता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 6 + 7 13 यानी 3। 338 आपका यहाँ पर 3 डिजिट स्टार्टिंग में ही होने चाहिए। ऑप्शन चेक करते हैं, 338 ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका है, ऑप्शन नंबर ए। 338 इसके स्टार्टिंग में है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाता हूँ मैं आपको लिखकर, 22338। नंबर बी है 23328, नंबर सी है 22833 एंड नंबर डी है 33 22 एंड 8। आप देखो लास्ट के जो 3 डिजिट है 338 है, वो एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं है। ये हमारा आंसर है, ये हमारा कोई भी आंसर नहीं हो सकता। देखो इससे क्या हुआ, मैं चाहता तो आगे मल्टीप्लाई कर सकता था और यहाँ पे ऐड भी कर सकता था, बट क्या मेरे 15 सेकंड भी बर्बाद होते हैं ना। और वो अगर 15 सेकंड मेरे बर्बाद हो रहे हैं तो मैं क्यों करूं बर्बाद, मैं यहीं पे आंसर निकालना चाहता हूं। मैं 15 सेकंड में एक क्वेश्चन टिक कर सकता हूं, मैं 15 सेकंड में एक क्वेश्चन पढ़ सकता हूं, मैं 15 सेकंड में तो एक आंसर ही कर दूंगा, मैं एक क्या 2 हो जाते तो अगर छोटे क्वेश्चन होते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 28, हमें टाइम बचाना है, बस इतना तो लॉजिक है कि हमको टाइम बचाना है किसी भी तरह से। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स और 1001 एंड 7। ओके, जो एलसीएम है 1001 है एंड एचसीएफ क्या है आपका 7। 1001 का मैंने फैक्टर आपको करवा रखा है, याद होगा आप लोगों को क्या होता है, 7 × 11 × 13। ये तीनों नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं और कंसेक्यूटिव हैं। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11 आता है, उसका अगला नंबर होता है 13 विच इज प्राइम। तो ये कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, हाँ? और इनका प्रोडक्ट जो होता है 1001 होता है। इसकी खासियत मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाई है, देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो। अब ये कह रहा है आगे, हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल, ऐसे कितने पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं जिनका एलसीएम 1001 हो और एचसीएफ 7 हो। ओके, तो देखते हैं, हमें पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, नंबर 1 इंटू नंबर 2, है ना। एलसीएम आपको दे रखा है 7 × 11 × 13, एचसीएफ आपको दे रखा है 7 इक्वल टू नंबर 1 एंड नंबर 2। हमने जैसे पहले मैंने माना था कि AH और BH होता है, तो मैं वहां पर ही वैल्यू पुट कर सकता हूं, है ना। तो A इंटू H क्या था यहाँ पर, H HCF था ना, तो मैं वहां पर HCF पुट कर सकता हूँ। तो ये हो गया आपका 7 इंटू BH यानी कि B7, ये है
7 से 7 कैंसिल, ये वाले 7 से ये वाले 7 कैंसिल, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए 143 इक्वल टू ए बी। मैंने इतनी जल्दी प्रोडक्ट कैसे कर दिया, चलिए मैं आपको एक दिखाता हूँ कि 11 का प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। बहुत इजी है, दिखाता हूँ मैं आपको। 11 को आपको 13 से मल्टीप्लाई करना है। ये थोड़ा सा रफ पोर्शन है, मैं यहाँ पे वो कर दे रहा हूँ, एक ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ। 13 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है। करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले पहला नंबर डिजिट लिखिए 3, फिर 3 और 1 दोनों को ऐड करिए 4। अब लास्ट वाले डिजिट को लिख लीजिए 1, ये हमारा आंसर है। फिर से 3 को लिखिए, पहले सबसे फर्स्ट डिजिट लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट नंबर से उसको ऐड करिए 4 और फिर लास्ट नंबर लिख दीजिए। अगर 2 के अलावा और भी ज्यादा डिजिट होते तो क्या करते, चलिए एक और देख लेते हैं। इसके अलावा अगर ये 1 3 2 5 होता और उसके 11 से मल्टीप्लाई करना होता तो मैं कैसे करता, तो ये देखिए सबसे पहले 5 को लिखिए, फिर 5 और 2 को सम करिए, कितना हो जाएगा 7। मैंने 5 और 2 साथ में ले लिया, अब 5 को छोड़ना है और 2 के बाद वाला नंबर लेना है, यानी कि 3 + 2 को लेना है, कितना हो जाएगा 5। अब मैंने 3 और 2 को साथ में ले लिया, 2 को छोड़ना है, 3 के बाद वाला नंबर लेना है, तो 3 + 1 4। अब मैंने 3 और 1 को ले लिया, 3 को छोड़ना है, 1 को लेना है, 1 के बाद कोई नंबर नहीं है, होता तो मुझे मैं ऐड कर देता। अब 3 के बाद केवल 1 है तो मैं यहाँ लास्ट में 1 लिख दूंगा, यही मेरा आंसर है। इस तरह से अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो वापस जाइए, रिवर्स कीजिए, फिर दोबारा सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या कहा है। ओके, तो अब यहाँ पे a इंटू बी के जो वैल्यू है वो 143 है, मतलब a और b क्या थे, कोप्राइम नंबर्स थे, है ना। तो a और b ऐसे कोप्राइम नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 143 है। ऐसे कितने कोप्राइम नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 143 हो सकता है, तो 143 के हम फैक्टर्स कर देंगे, पता लग जाएगा हमको। पहला तो है 1 एंड 143, दूसरा है 11 एंड 13, अभी देखा था हमने 11 एंड 13 में 143 होता है। इसके अलावा कोई और फैक्टर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि 11 एंड 13 खुद एक प्राइम नंबर है, इनके फैक्टर को हम कर नहीं सकते। तो हमारे पास दो ऐसे पेयर बन रहे हैं जिनका प्रोडक्ट जो होता है वो 143 होता है, और ये प्रोडक्ट है 143, ये ए और बी की वैल्यू थी प्रोडक्ट का। ए और बी क्या था, कोप्राइम नंबर, और ये कोप्राइम नंबर किससे मिला, नंबर 1 है नंबर 2 से। तो यानी इसकी वैल्यू हो गई ए और इसकी वैल्यू हो गई बी, इसकी वैल्यू हो गई ए और इसकी वैल्यू हो गई बी, यानी कि ऐसे दो नंबर ऊपर भी बन सकते हैं, दो नंबर नीचे बन सकते हैं। यानी पेयर टोटल कितने हो गए, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया, ऐसे दो ही पेयर बन सकते हैं, दो पेयर बन सकते हैं, है ना। उसकी वैल्यूज को लिख लेते हैं, ऑप्शन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। शुरू कहाँ से हुआ यार, तो पूरी खिचड़ी पक गई है। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये है ना, ये इस तरह से। थोड़ा सा अगर दिक्कत हो तो वीडियो रिवर्स करके देख लीजिएगा, सॉरी इसके लिए कि मैंने पूरा खिचड़ी पका दी है यहाँ पे, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 क्वेश्चन नंबर, इफ P इज प्राइम, P प्राइम नंबर है, देन HCF ऑफ LCM ऑफ P एंड P प्लस Q। हमें LCM फाइंड करना है और HCF P एंड P प्लस 1 का, सॉरी Q नहीं बना है। देखो P और उसके बाद अगला नंबर, यानी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो LCM होता है वो हमेशा उनका प्रोडक्ट होता है, और इनका जो HCF होता है दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का हमेशा 1 होता है। अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन देखिए, पहला HCF P है, हमें तो 1 चाहिए, नहीं है, B नहीं है, C 1 है, यही हो सकता है हमारा। LCM भी चेक कर लीजिए, क्या पता LCM कुछ और दे रखा हो और हमारा जो आंसर हो नन ऑफ दीज हो, इसीलिए LCM भी चेक करके चलिए। यहाँ LCM दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है, यानी P और P प्लस 1 का प्रोडक्ट है। तो मैंने बताया ना कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो LCM होता है, और उनका जो HCF होता है वो होता है 1। तो दोनों यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है वैल्यू 3 की, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। देखो कॉन्सेप्ट होने से देखो कुछ भी लिखना नहीं पड़ा, सीधा हमें वैल्यू मिल गई। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। द HCF ऑफ LCM इज ऑफ 12, 15 एंड 21। इनका आपको HCF और LCM फाइंड करना है। देखो फाइंड करने मत बैठ जाना, मैं आपके पास तो एक इसी तरीके से दिखाता हूँ आपको। मैंने बता रखा है कि HCF फाइंड करने के लिए दोनों नंबर्स जो ज्यादा पास में है उनका डिफरेंस निकालिए, वो डिफरेंस या फिर उसका फैक्टर, उस डिफरेंस का फैक्टर उसका आंसर यानी HCF हो सकता है। यहाँ जो सबसे करीब नंबर है, देखो 15, 21 में डिफरेंस 6 है, 12 और 15 का डिफरेंस 3 है, यानी इसका हम नंबर ले सकते हैं डिफरेंस, तो ये 3 हो गया। सबसे छोटा डिफरेंस लेना है आपको, हाँ। तो 3 या तो 3 या फिर 3 के फैक्टर्स इसके ऐसे हो सकते हैं। 3 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है, 15 को चेक नहीं करना है। अगर आपने 12 को डिवाइड करके चेक कर लिया हो रहा है तो 15 को चेक नहीं करना है। अब 21 का देखिए 3 से डिवाइड होता है, तो इसका HCF क्या हो गया 3। HCF 3 है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर A 140 हो सकता है या फिर B 420 हो सकता है। B और D नहीं होगा, क्योंकि D में देखो आप 3 दे रखा है, बट वो LCM की वैल्यू 3 है। आप क्वेश्चन में देखोगे तो पहले LCM बोला, लास्ट में LCM बोला, सेकंड नंबर में LCM बोला, तो 3 तो LCM नहीं हो सकता, HCF हमारा 3 है। अब LCM की क्या खासियत होती है कि LCM इन नंबर्स पे डिवाइड हो जाते हैं। अब देखो क्या 12 के टेबल में 42 आता है,
या 14 आता है, कौन सा आता होगा? 12 के टेबल 12 तो 14 का देख लीजिए, ये 0 हटा दो आप, 0 से कोई लेना नहीं अभी। वैसे चाहो तो आप कर भी सकते हो 140 से 12 की 15 भी दे सकते हैं हम। 12 से आपको टाइम लगेगा डिवाइड करने में, वैसे 120 + 24 144 होता है डिवाइड। 12 से 144 डिवाइड होता है तो 140 डिवाइड नहीं होगा। आप 15 से भी चेक कर सकते हैं, 150 डिवाइड होता है, उसमें 10 कम कर रहे हैं, 15 कम करने पर डिवाइड होगा ना, 135 डिवाइड होगा। यहाँ तो 140 है, वो डिवाइड हो ही नहीं सकता, ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर है। अब चेक करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है इसलिए चेक मत कीजिए, मैं भी चेक नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो खुद भी डिवाइड करके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेशनल नंबर, इनमें से कौन सा इररेशनल नंबर है? ये बताने से पहले थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं कि रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि बच्चे अभी 10th के अंदर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो ये कि रैशनल कौन सा है, इररेशनल नंबर कौन सा है, इस टॉपिक पर कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए इररेशनल और रैशनल नंबर कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, हाँ, और P/Q के फॉर्म में देखो इन नंबर को लिख सकते हैं, विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। हाँ, और नॉन टर्मिनेटिंग नहीं सॉरी टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग, ये नंबर भी जो होता है वो रैशनल नंबर होता है। एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, तीनों का एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि क्या किया है मैंने। सबसे पहले P/Q का एग्जांपल, जैसे 2/3, 5/7, 6/9, 7, क्या 7 है प्राइम, ये रैशनल नंबर? यस है, क्योंकि इसके अपन में हम 1 लिख सकते हैं। क्या 0 है प्राइम नंबर? यस, सॉरी रैशनल नंबर? यस है, बिकॉज इसके अपन में 1 हम लिख सकते हैं। क्या √16 प्राइम नंबर है? अरे बार बार प्राइम नंबर निकल जा रहा है मुझसे, रैशनल नंबर है? यस ये है, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हम 4 लिखते हैं और 4 के अपन में 1 लगा सकते हैं, इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। अब एग्जांपल लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर का। तो नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ से मैं कॉमन आगे लिख रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर के एग्जांपल हो सकते हैं। देखिए जैसे नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं हो रहा, जैसे 0.32, 32, 32, 32 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है, तो ये एक रैशनल नंबर है वह, क्योंकि इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। इसका भी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे लिख सकते हैं, ये भी बड़ा अच्छा तरीका है। इसके अलावा इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या 0.32 बार, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर एक बार लगा दीजिए, इस लाइन को क्या कहते हैं हम? बार, BAR बार। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं टर्मिनेटिंग का। टर्मिनेटिंग में जो टर्मिनेट हो जाता है यानी खत्म हो जाता है, पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद वो खत्म हो जाता है, किसी 1 या 2 या 3, मतलब एक लिमिट होती है, खत्म हो जाता है वो। जैसे 0.2367 ये खत्म हो गया यहाँ पे, 0.457 या फिर कुछ भी लिख लो यार, 5 लिख लो, वरना कहेंगे ऊपर भी 7 नीचे भी 7, क्या ऐसा तो नहीं कि जो नंबर 7 से खत्म होता है वही होता है, ऐसा नहीं है, कोई भी आप खत्म कर सकते हैं। तो ये आपका ये एक रैशनल नंबर हो सकता है ना, बिकॉज ऑफ ये टर्मिनेटिंग है। अब एग्जांपल लेते हैं इररेशनल नंबर का। व्हाट इज इररेशनल नंबर? विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, है ना। एंड इसका अगर देखें तो डेसिमल फॉर्म क्या होता है? डेसिमल फॉर्म होता है इसका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। या ध्यान दीजिए इस वर्ड पे, एक तो बार बार ये स्पेलिंग गलत कर दे रहा हूं मैं, नॉन रिपीटिंग एंड बस यही होता है, इसका और कोई नहीं होता। हाँ, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकता, किसे नहीं लिख सकता? देखिए √3 को, √5 को, √7 को, √11 को, √10 को, इस तरह से सो ऑन चलता जाएगा। इसके अलावा कांस्टेंट नंबर्स भी क्या नाम इररेशनल होते हैं, जैसे कि पाई की वैल्यू आप देखो कोई लिमिट नहीं है। आप कहोगे सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, देखो मैंने तो 22/7 लिखा है रैशनल नंबर में। क्यों? 22/7 जो वैल्यू होती है पाई की, वो रियल नंबर नहीं होती, पॉइंट के 4 डिजिट तक ही मैच करती है। आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट के 4 डिजिट तक जो वैल्यू आएगी वो पाई की जो पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक की वैल्यू है उससे केवल मैच करती है, रियल वैल्यू ये नहीं है। इसलिए पॉइंट, दूसरी बात, ये पाई की जो वैल्यू है कभी खत्म नहीं होती। अभी तक तो इसकी रियल वैल्यू कोई फाइंड ही पूरा नहीं कर पाया। मिलियन मिसल 1 लाख तक या 1 लाख टू मोर देन 1 लाख डिजिट तक फाइंड कर पाए हैं। अब इसीलिए क्योंकि खत्म कभी नहीं होती, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं होता, नॉन रिपीटिंग कभी रिपीट भी नहीं होता, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? इररेशनल नंबर कहेंगे। नेक्स्ट
इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी रूट वाले नंबर्स हैं ना, इनके भी जो डेसिमल फॉर्म होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, ना तो वो अपने आप को खत्म करते हैं कभी और ना ही कभी वो खुद को रिपीट कर रहे होते हैं, है ना। नेक्स्ट इसका एग्जांपल हम लेते हैं 0.23, 233, 233, 2 4 times 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ये देखो आप यहाँ 23 था, यहाँ 233 है, या यहाँ एक और 3 आएगा 2333 है, तो यहाँ पे 3 की जो नंबर ऑफ 3 है वो बढ़ता जा रहा है ना। इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, क्योंकि रिपीट भी नहीं कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, कभी खत्म भी नहीं हो रहा, इसीलिए ये एक इर्रेशनल नंबर है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इर्रेशनल नंबर। अभी मैंने देखा क्वेश्चन में 22/7 ही दे रखा है, 22/7 हमने देखा रैशनल नंबर है, ए नहीं हो सकता, बी पॉइंट के बाद डिजिट खत्म हो जा रहे हैं यानी टर्मिनेट है इसलिए रैशनल नंबर है, ये भी नहीं हो सकता इर्रेशनल। सी ये नंबर रिपीट हो रहा है, 1418 नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए ये भी रैशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नहीं है। ऑप्शन डी बच गया, सोचना क्या टिक कर दो, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं एक बार कि है या नहीं। 3.14, 144, 1444, 1 4 टाइम्स 4, तो यहाँ पर 4 जो है रिपीट नहीं कर रहा, खुद को इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए ये जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, नेक्स्ट चलते हैं। द नंबर ऑफ इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 18, 15 और 18 के बीच में इर्रेशनल नंबर कितने हो सकते हैं। वैसे किसी ने आपको बस तो ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, मैं बता देता हूँ फिर भी। दो नंबर्स के बीच में, चाहे वो कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं विच इज इर्रेशनल, मतलब इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर्स दो नंबर्स के बीच में हो सकते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, मतलब जो आंसर आएगा वो होगा हमारा इनफाइनाइट। ये सही कह रहा है ये, तो ये ट्रू होगा, TRUE ट्रू। क्वेश्चन नंबर 33, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज। देखो बेटा, हमेशा ही रैशनल और इर्रेशनल का जो प्रोडक्ट होता है, सम होता है और डिफरेंस होता है, वो इर्रेशनल होता है। अगेन, एक रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है, चाहे वो कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन हो, जैसे कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस एंड प्लस, ये सभी के सभी इर्रेशनल होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो इर्रेशनल होगा, आंसर इज ऑलवेज इर्रेशनल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, 3.27 इज क्या है बताओ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, 3.27 बार, 27 के ऊपर बार लगाए, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है मतलब रैशनल नंबर है। ऑप्शन चेक करते हैं, और रैशनल नंबर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35, और रैशनल नंबर, देखो यहाँ पे एक बात देखा आपने, ये इसको हमने स्टडी करने से कितने सारे क्वेश्चन फटाफट कर दिए। अब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता तो आपको यहाँ पर इन क्वेश्चन को करने में सोचना पड़ता है, उसका एक आध मिस्टेक भी हो जाता है ना। तो ये नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है, केवल कैलकुलेशन पे फोकस नहीं करना है, और ना ही केवल बेसिक पे फोकस करना है। बेसिक का क्या मतलब हुआ कि हम कोई चीज को मान कर करते हैं, और कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि उस मानी हुई चीज को हम वैल्यूज में पुट करते हैं और फिर सोचते हैं कि यार इसका क्या हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये प्रोसेस है। ओके, रैशनल नंबर P upon Q has terminating decimal expansion of prime factorization of Q। देखो कोई भी रैशनल नंबर जो होता है दो तरह से होता है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, रिपीटिंग नंबर होगा, एक टर्मिनेटिंग नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर का और टर्मिनेटिंग का हम पता कैसे करें कि P upon Q फॉर्म जो होता है वो कैसा होता है। इसके लिए बहुत सिंपल सा एक तरीका है। तरीका ये है कि P upon Q में अगर Q जो है, Q की वैल्यू 2 की पावर n एंड 5 की पावर n के फॉर्म में है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। इस मतलब अपॉन में जो डिनोमिनेटर है, अपॉन में 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज बता रहा हूं मैं आपको। जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए उसके फैक्टर्स के तौर पे, तो यहाँ पर वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर Q में 2 और 5 के अलावा कोई नंबर है, या 2 और 5 में कोई भी नंबर है, 2 और 5 को छोड़कर कोई भी नंबर है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा। चेक कर लेते हैं अब ऑप्शन। और रैशनल नंबर P upon Q हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q। देखो ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग मतलब डिनोमिनेटर इसका क्या हो जाएगा, 2 और 5 के फॉर्म में होगा। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए है 3, नहीं हो सकता, मैंने बताया कि 2 और 3 हो सकता, 2 और 5 होता है। बी 2 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, मतलब बी और सी दोनों ऑप्शन होंगे। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं लास्ट वाला, डी बोथ बी एंड सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों हमारा 2 और 5 दोनों होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। इफ 13 upon 125 इज रैशनल नंबर देन डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, वो देखिए, अगर इसे हम डेसिमल एक्सपेंशन देना चाहते हैं, मतलब
अगर ये टर्मिनेटिंग है, सपोज करिए कि टर्मिनेटिंग है ना, ये जो वैल्यू है टर्मिनेटिंग है, मतलब खत्म हो जाती है एक पॉइंट के बाद, तो कितने डिजिट के बाद खत्म होगी, पॉइंट के कितने डिजिट के बाद वो खत्म होगी, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इस पावर्स पे। इन दोनों पावर्स में, ये m है सॉरी, इन दोनों पावर्स में 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, इस m और n में जो वैल्यू बड़ी होगी उतनी ही पॉइंट के बाद वो खत्म हो जाएगा। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन के हिसाब से समझा रहा हूँ आपको मैं। 13/125 है, देखो 125 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 है ना, 5/25, 25 125, 5 की पावर 3 यानी मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 है, तो ये जो डिवाइड करेगा तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आएगा। यहाँ जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इसके बाद 3 डिजिट्स आएंगे, जो ये खत्म हो जाएगा, 3 डिजिट बाद खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आने चाहिए। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। इसको कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है यार, और ऑप्शन कैसे सेट किया है इसने, मैं यहाँ पे करवाता हूँ आपको, थोड़ा जगह नीचे पता नहीं दिखेगा कि नहीं, मैं नहीं जानता, चलो मैं दिखा नीचे लिख देता हूँ। ओके, ऑप्शन 0104 बी 1.04 सी 0.014 सॉरी 04 एंड डी 0.140। इस जीरो की कोई जरूरत नहीं है, हटा सकते है ना, क्योंकि इस पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं उसमें कितने भी जीरो लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस जीरो को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप डिवाइड करोगे तो उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, कोई भी 1 to 9 नंबर होना चाहिए। अब चेक करते हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, नहीं हो सकता, यहाँ पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, नहीं हो सकता, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, नहीं हो सकता, यहाँ पॉइंट के बाद कितना 3 है, हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ पावर 3 थी तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आने चाहिए, ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और अगर बाई द वे किसी को समझ में नहीं आता है प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। 37 था, अब हम 38 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में 38 है, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस विल टर्मिनेट। देखो 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है, मैक्सिमम पावर कौन सी 2 की पावर 4, तो 4 डिजिट के बाद खत्म हो जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, 4 प्लेसेस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, अगेन फिर से वही कह रहा है ये कि कितने फॉर्म के बाद, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। 51/1500, 2 जीरो है, इसका मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। कैसे, देखो 1 जीरो का मतलब है 1 2, 2 जीरो का मतलब है 2 बार 2, तो 2 की पावर 2, 1 जीरो का मतलब है 1 बार 5, यानी 2 जीरो का मतलब 2 5 2 बार, तो 5 पावर 2। अब बचा 15 को डिवाइड कर दो, देखो 3 से, आप 3 से कैंसिल करो, 17 आएगा, यहाँ करोगे तो 5 आएगा, एक बार 5 मिल गया हमको लास्ट में, ये 5 मिल गया और, है ना, तो ये 5 की पावर 1 एंड 2 कितना हो जाएगा टोटल मिला के, मैं यहाँ पे इरेज करके लिख दे रहा हूँ अभी, कितना हो गया टोटल 3, 5 की पावर 3, मैक्सिमम पावर कितनी है 3। अब और यहाँ पे मैक्सिमम पावर नहीं पूछा इसने, इसने पूछा है ओके सम पूछा है, ये वैल्यू है m की, वैल्यू है n की, m प्लस n पूछ रहा है, यानी 2 प्लस 3 पूछ रहा है, कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, the rational number which can be expressed as a terminating decimal number will be, टर्मिनेटिंग किसको हम कर सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है कि भैया 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। अब ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए अपॉन 200, कोशिश करिए जो मैं लिख रहा हूं आप कोशिश करिए इसे करने की, 129/2 पावर 2 इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 5। ऑप्शन नंबर सी 13/3125। ऑप्शन नंबर डी 8/17। क्या आपने आंसर निकाल लिया अभी तक? अगर नहीं निकाल पाए हैं तो कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट ही नहीं और भी बहुत सी चीजों प्रॉब्लम है, और धीरे धीरे हम इसे दूर करेंगे। मैं दिखाता हूं आपको मेरा आंसर क्या है, ये मेरा आंसर है। ऐसे ही सेल कैसे कर दिया मैंने, चलिए ये भी दिखा देते हैं आपको। 5 की पावर 1 5, 5 पावर 2 25, 5 पावर 3 125, 5 पावर 4 625, 5 पावर 5 3125। यानी जो 3125 है ये 5 के फॉर्मेट में है और इसीलिए 5 की पावर में आएगा, 5 पावर में आएगा तो ये इसको टर्मिनेट कर देगा। आंसर हमारा नंबर सी। आप ये पूछ सकते हो सर आपको भी नंबर याद है, अरे भाई मुझे याद है, आपको भी तो हो सकता है। आज मैंने बताया है, आप याद करिए, दोबारा अगर ऐसा क्वेश्चन आया आप तुरंत से आंसर करिएगा, दूसरे बच्चों से आप हमेशा आगे रहोगे। चलो मैंने 5 की पावर 5 से क्या एक नंबर और ले लेते हैं, है ना, 5 की पावर 6, इसका आंसर तो कितना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं कुछ नहीं करना, मैं दिखाता हूँ आपको 15 625, 15 625। देखो मैं दिखाता हूँ इसका तरीका, दिखा रहा हूँ आपको। 125 125, नेक्स्ट नंबर फिर से 125 आएगा, 625 625, उसके नेक्स्ट का नेक्स्ट नंबर 625 आएगा। और ये जो स्टार्टिंग में डिजिट है ये थोड़ा सा याद करना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा। ओके 2 की पावर शुरू करते हैं। 2 की पावर 2, 1 तो पता ही है 2 ही होता है, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 16, 2 पावर 5 32, 2 पावर 6 64,
2 power 7, 128, 2 power 8, 256, 2 power 9, 512, 2 power 10, 1024, 2 power 11, 2048, 2 power 12, 4096 एंड सो ऑन चलता जाएगा। इतना याद कर लेंगे, काफी है, बहुत है। खैर आपको पहले में टफ लग रहा हो सर यार ये तो याद करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखो कुछ चीजें याद करनी पड़ती है बेटा। आप लोगों ने टेबल याद किया बचपन में, पूछा कभी कि टेबल क्यों याद कर रहे हैं, बाद में पता लगा ना जब मल्टीप्लाई करते हैं तो भैया यहाँ पे याद करना पड़ा। आपने बचपन में गिनती याद की तो आपने पूछा कभी सर से, सर आप गिनती क्यों याद करवा रहे हो, हमें क्या जरूरत है इसकी। लेकिन बाद में आपको पता लगा ना कि गिनती कैसे यूज कैसे है। आप किसी को बुलाना चाहते हो तो आप उसका नाम याद करना पड़ता है ना आपको। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ती है। आपके सामने मजबूरी, कोई और रास्ता है ही नहीं आपके पास कि आप याद करने के अलावा कुछ और कर दो। कुछ चीजें हैं, मैं नहीं कह, और मैं कभी सपोर्ट नहीं करता याद करने वाले रटने वाली चीजों को। कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें याद करना पड़ता है, उनमें से एक ये भी है। अगर आप याद करते हो तो आप फास्ट कर पाओगे, अगर याद नहीं करते तो बस वही है कि आप अब इसका फैक्टर करो, फैक्टर करके सॉल्व कर लो। जैसे यहाँ पर आप देखो, एक सामान्य बच्चा इसको डिवाइड करता 124, खैर ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, 7 की पावर 5 है, ये कभी कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पर एक सामान्य बच्चा डिवाइड करता, 7 से पहले डिवाइड करता, फिर चेक करता यहाँ पर भैया आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारा वैल्यू 2 और 5 के फॉर्म में। फिर यहाँ पर चेक करता कि ये इसके फैक्टर निकालता, 3, 1, 2, 5 ऐसे इसको डिवाइड करके चेक करता। बहुत टाइम लगता है यार उसमें। आप सोचिए देखो ये क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा, आप खुद ट्राई करो ना इसको पहले, आप कितना टाइम लग रहा है। और अगर किसी बच्चे को ये नंबर पहले से याद है कि यार ऐसा होता है तो तुरंत सॉल्व कर देगा आंसर, है ना। कुछ चीजें याद करनी, सब चीजें नहीं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया, 41। Which of the following rational number have non-terminating, non-repeating decimal expansion? तो ऑप्शन चेक करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और रिपीटिंग होना चाहिए, यानी कि रैशनल नंबर तो है, मैंने इरेज कर दिया, रैशनल नंबर तो है बट वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। और मैंने बताया है आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर भी होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर चेक करते हैं, देखो पहले ही आंसर आ गया। 41 में देखो तो 31/3125 है, ये तो आपका सीधी सी बात है टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसे? क्योंकि 3125 किसका फॉर्म होता है, 5 की पावर 5 का। और किसी के डिनोमिनेटर में 5 की पावर समथिंग आ जाए या 2 की पावर समथिंग आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो पहला टर्मिनेटिंग हो गया। बी 512, देखो कितनी जल्दी आंसर मिल रहा है मेरे लिखने की वजह से। 512 2 की पावर 9 होता है, यानी कि इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर के फॉर्म में है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा। नेक्स्ट सी 200, 200 का मतलब होता है 2 into 100। 100 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 into 5 की पावर 2, और 2 स्टार्टिंग बचा हुआ है तो 2 की पावर 3 into 5 की पावर 2 हो जाएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अपॉन में 200 है ना, इसका मतलब है 2 into 100, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 into 2 की पावर 2 into 5 की पावर 2। मैंने भी ये 100 को कैसे लिखा ये मैंने पिछले वीडियो में मतलब पिछले क्वेश्चन में बता रखा है। ये हो जाएगा 2 की पावर 3 into 5 की पावर 3 2। तो ये भी तो 2 और 5 के फॉर्म में है, ये तो एक टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। नन ऑफ दिस इसका आंसर है, 41 का आंसर है नन ऑफ दिस। ऑप्शन में कहीं लिखा ही नहीं, कहाँ लिखूं मैं, ये लिख देता हूँ 41 है none of these, none of these, NOT, none of these. 42 question number. The rational number 124 and 164 can be expressed as a dash decimal number. अब आप खुद ये करिएगा, मैं ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। 124 और 164 का आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। आपको ये देखना है कि कहाँ तक खत्म होगा, टर्मिनेट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है या नन ऑफ दीज है। ये सब ऑप्शन में दे रखे हैं, आपको चेक करना है कैसे होना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, अगर ये नहीं होता है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा प्लीज, मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे होना है। क्वेश्चन नंबर 43, द रैशनल फॉर्म ऑफ 0.254 बार इज इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, then P plus Q is equal to 69। ये फॉल्स है या ट्रू है? देखो यहाँ पर आ गया आप एक नया कॉन्सेप्ट, उसको भी करते हैं। पहले जरा ये रेड कर दो 43 को करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिखाना चाहता हूँ। वो देखिए कि आपने 9th में जो पढ़ा था कितना टाइम लगता था आपको सॉल्व करने में, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, और अब आपको कितना टाइम लग रहा है। अब बड़ा मजा आएगा इसमें, आप सोचोगे अरे यार सर ऐसा भी होता है क्या। ओके देखते हैं। 0.23 बार, इसकी वैल्यू P upon Q के फॉर्म में लिखनी है। कैसे लिखेंगे बताइए? कितने डिजिट है? दो डिजिट के बार लगा हुआ है, नीचे की तरफ 2 9 आएंगे, ऊपर 23 आंसर। ये क्या हो गया? ये कैसे हो रहा है? ये देखो कैसे हो रहा है, 2 और 3 के ऊपर बार लगा है, मतलब जो नीचे डिजिट आएंगे वो 2 बार 9 आएगा। अभी मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, आप कहो तो मैं पूरा सॉल्व कर, चलो एक बार कर ही देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। x इक्वल टू हमने मान लिया 223 बार है, यानी कि 0.232323 है ना, एंड सो ऑन। ये x हो गया। कितने डिजिट में बार लगा हुआ है 2 पे, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 100x।
और ये हो जाएगा 23.23 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, इसको हमने सेकंड मान लिया है, दोनों को हम इरेज माइनस कर देंगे, सेकंड से फर्स्ट को मैं माइनस कर रहा हूँ। तो इस फर्स्ट है ये आपका x, और यहाँ पर आएगा आपका 0 के पॉइंट नीचे पॉइंट 23 ये सब तो कैंसिल होकर जाएंगे, क्या बच गया यहाँ पे 23, और देखो यहाँ पे 1x है, कुछ नहीं तो 1 होगा ना, तो 100 में से 1 माइनस करो 99x इक्वल टू 23/99। तो आपको याद कर लेना है कि अगर पॉइंट के वही आया सेम नंबर, तो आपको याद करना है कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतने 9 आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए कि जितने डिजिट बार नहीं हुआ उसका क्या करेंगे, तो जैसे हमारे 3 बार है तो क्या करें। तो मैंने आपको बताया जो रूल है वही रहेगा कि जितने डिजिट के ऊपर बार है उसमें 9 आएंगे। यहाँ पर एक डिजिट के बार है तो एक ही 9 आएगा, ठीक है। और जितने पर नहीं है, जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा उतने 0 आ जाएंगे। ये तो खैर सिंपल सा रूल है। एक और रूल है इसमें कि इस 23 में जिस पर बार नहीं लगा उसे माइनस करना है। अगेन कह रहा हूं मैं, इस 23 में से जिस पर बार नहीं लगा उसे माइनस करना है। 23 में से 2 माइनस कर दीजिए, 23 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 21, ये आपका आंसर है। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 3 1 ये ले लिया मैंने, 2 के ऊपर बार लिखा है, तो जितने नंबर के जितने डिजिट के ऊपर बार होंगे उतने 9 आएंगे, यानी डबल 9, और जितने पे बार नहीं लगा उतने 0 आएंगे, यानी 0। अब 231 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 229, ये हमारा आंसर है। एक और क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको, 2 3 1 या 1 की जगह 5 ले लेते हैं, चलिए 5 के ऊपर बार है, यहाँ पे कितने डिजिट बार लगा हुआ है, एक डिजिट के ऊपर, कितने बार नहीं लगा, 2 डिजिट पे 2 0 लगा लीजिए। अब 235 में से 23 माइनस कर देना है, 235 में से 23 माइनस करना है 212, तो 212 लिख देंगे आप, ठीक है। बाकी इसको आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में, वो अपनी जगह। नेक्स्ट, अब आप क्वेश्चन चेक करते हैं, 43 क्वेश्चन नंबर में है, दे रखा है आपको 0.2545 5 और 4 के ऊपर बार है, तो अब इसका आंसर लिखना है हमें, कितने डिजिट में बार है, 2 डिजिट के ऊपर, कितने बार नहीं है, एक, तो 0 लग गया। अब 254 में से 2 माइनस कर दीजिए, 252, ये इसका आंसर है। ऑप्शन ओके इक्वल्स टू, यहाँ पर उससे दे रखा है P और Q, देखो ये जो है P होता है ना, और ये क्या होता है, Q होता है। उसने बोला P और Q का सम जो है वो 59 है या नहीं, चेक करो, ट्रू फॉल्स। अब यहाँ पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। देखो 5 + 2 + 2 9 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी रूल है कि जो डिजिट्स है उनका सम अगर 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 + 2 + 2 ये सबको ऐड करोगे तो 9 आएगा, 9 से डिवाइड होता है, इसलिए ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। 9 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 9 3 जा 24, सॉरी 27, तो ज्यादा हो जाएगा, 9 2 जा 18, ओके 9 2 जा 18, 7 72, 9 8 जा 72, 9 से कैंसिल हो 9 9 1 1 0, है ना। और ये डिवाइड हो जाएगा किससे, 2 से कर देते हैं, कितना आएगा ये 14, और इसको 2 से करोगे तो 55। अब हमें ऐड चेक करते हैं कि 69 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 14 + 55 ऐड करेंगे, कितना आ रहा है 69, यानी कि सही बताया उससे 69 आएगा। ऑप्शन नंबर ए ट्रू, ऑप्शन नंबर ए ट्रू। अब देखो ये सब कुछ करने में टाइम तो लगा, मैं ये मानता हूँ, बट आप सोच कर देखिए कि अब आपके पास अगर ये वैल्यू मिलती है आप डायरेक्टली इसका आंसर कर पाओगे, अगर आपके पास ये वैल्यू मिलती है आप डायरेक्टली इसका आंसर कर पाओगे, और ये कितना फास्ट होगा। बाकी बच्चे तो इसको सॉल्व करते रहेंगे और हम यहाँ पर इस तरह इस मेथड से सॉल्व कर रहे होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, column first denotes the number and column second denotes the prime factors of the numbers given in column first. मैच द करेक्टली, आपको मैच करना है इसको करेक्टली। देखो कितना कैसा क्वेश्चन दिया है, और मैंने आपको फैक्टर्स करने का तरीका बताया था, उसको हम देखते हैं, और देखो कितना तरीके से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा क्वेश्चन नंबर 44, यहां से कर रहा हूं मैं। 945 के फैक्टर्स करने हैं, 2057 0 के फैक्टर्स करने हैं, और 2057 51 के फैक्टर्स करने हैं। मत करिए, हम सिर्फ 945 के फैक्टर करेंगे। देखिए 3 से हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से करो क्योंकि हो जाएगा 3 + 5 + 1 6 + 3 9 डिवाइड होता है, 3 1 जा 3 0, 3 5 जा 15, फिर 3 से करते हैं, 3 3 जा 9 15, 3 5 15, फिर 5 से 7 7 1। तो इसके फैक्टर्स अगर हम देखें तो क्या बना, 945 का फैक्टर बना है आपका 3 की पावर 3 × 5 × 7। ऑप्शन देखिए कौन सा बन रहा है इसमें, 945 का, इसका ऑप्शन नंबर बन रहा है 3 थर्ड। तो P का थर्ड ऑप्शन से रिलेशन बनना चाहिए। अब ऑप्शन चेक करते हैं, ABCD ऑप्शन नंबर। हमें चाहिए P का 3 से रिलेशन। P का 3 से रिलेशन किससे किससे बन रहा है, देखो ऑप्शन नंबर ए PQR, पहले में दे रखा है आपका 3 1 2, दूसरे में दे रखा है आपका
1 3 2, तीसरे में देखा है 2 1 3 एंड 1 2 3। हमने देखा p की वैल्यू किससे बन रही है, केवल 3 से बन रही है, तो यही हमारा ऑप्शन है, यही इसका आंसर है, और बाकी करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है ऐसा ऑप्शन क्यों सेट किया गया, या ये क्या सेट किया गया या तुक्का लग गया? देखो तुक्का करने में कोई चीज नहीं होती, जो बंदा बना रहा होता है एग्जाम, यहाँ पे जो एग्जामिनर्स होते हैं वो काफी अच्छे से इन सब चीजों को जानते हैं, इसीलिए इन्होंने ऐसा सेट किया है। उन्हें पता है कि देखो यहाँ पर जो 2570 है, 20570, उसके फैक्टर्स करोगे आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आर की फैक्टर्स जो आर है यहाँ पे 20 57 51, इसके फैक्टर्स करोगे बहुत टाइम लगेगा आपको, उन्हें पता है कि इसको टाइम लगेगा, इसीलिए उन्होंने इस तरह से ऑप्शन सेट किया है कि बच्चा एक ही क्वेश्चन को करे और सीधा आंसर दे दे। ये इसको इनका उन्हें पता है कि बच्चा कैसे सोचना चाहिए, वो ये नहीं चाहते आपसे कि आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व करो, वो सिर्फ ये चाहते हैं आपसे कि आप क्वेश्चन को समझो कि कैसे करना है, आप वहां पर डिसीजन कैसे लेते हो, आप जब आपके सामने जब प्रॉब्लम्स आती, प्रॉब्लम खड़ी होती है तो आप डिसीजन कैसे लेते हो वहां पर। एग्जाम्पल के लिए जब बरसात होता है तो चिड़िया घोंसले में अपने जाके बैठ जाती है ना, लेकिन बादलों से ऊपर उड़ता है, प्रॉब्लम तो सेम है ना, कॉमन सा चीज है, कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन एक चिड़िया जो है वो अपने घोंसले में जाकर सोती है या फिर आराम करती है, लेकिन बाज ऊपर जाके उड़ता है, दोनों के अलग अलग सॉल्यूशन है। आप देखिए आप कौन सा बनना चाहते हैं, वो चिड़िया बनना है आपने या वो आपको बाज बनना है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ये आप खुद करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई कीजिए, जैसे मैंने बताया था आपको कि ऑप्शन चेक करने हैं उसके हिसाब से करना है। हाँ अगर नहीं आएगा तो आप मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे ये क्वेश्चन नंबर जो भी है वो नंबर लिख करके बता दीजिए सर ये प्लीज मुझे रिपीट कर दीजिए या फिर ये मुझे समझा दीजिए, मैं आपको श्योर करता हूँ कि मैं आपको वो क्वेश्चन जरूर बताऊंगा। थैंक यू।